साथियों नमस्कार। मैं विक्रांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। और स्वागत है भाई विक्रांत बैच में। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। सौरभ कुशवाहा आ चुके हैं। अंश सैनी राम राम भाई। गुड इवनिंग भाई। आ जाओ भाई बाकी के लोग भी जल्दी जल्दी। हाँ जी। अमन सुनाइए क्या हाल चाल है। बाकी के जल्दी 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 जल्दी। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूँ आप लोगों से तो बताइए। बताएंगे आप लोग। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। कमेंट में सभी लोग जवाब दें। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनता है भाई बताएं जल्दी। हाँ जी। बताओ बताओ बताओ। जय हिंद कैलाश अभिषेक जय हिंद भाई सौरभ विशाल खुशबू अमित रुद्र कैलाश बाल्यान वंदे मातरम भाई। कैलाश कैसी चल रही है भाई पढ़ाई बताइए जरा अपनी अपनी सब। और जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे दो भाई। बड़ी कृपा होगी तुम लोगों की। क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं याद रखना। मेटल ऑक्साइड। एक बच्चे का जवाब आया है। गौतम कुमार और आयुष चौरसिया दो ही लोगों ने केवल जवाब दिया है। मोनिका सारन का भी आ चुका है। वेरी गुड बबलू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हाय हेलो फलो रहने दो भाई। हो गई बस इतनी होती है। ठीक है धातु के ऑक्साइड धातु के वेरी गुड वेरी अरे बहुत सिंपल है यार। धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनता है। और किसका बनेगा धातु का तो बनेगा नहीं। भाई धातु अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो धातु का ऑक्साइड थोड़ी बनेगा। धातु का ही ऑक्साइड बनना है। सीधी सी बात है। ठीक है। चलो सिंपल है एकदम। क्या सभी धातुओं की रिएक्टिविटी। एक क्वेश्चन और सुनना ध्यान से। क्या सभी धातुओं की रिएक्टिविटी समान होती है ऑक्सीजन के साथ या अलग अलग होती है। तो बोलेंगे जी अलग अलग होती है डेफिनेटली। क्योंकि कुछ धातु ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही बड़े रिगरसली बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर जाती हैं ऑक्सीजन के साथ और मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। जबकि कुछ ऐसी हैं जिन्हें जो रूम टेम्परेचर पर नहीं करती जिन्हें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इवन स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जबकि कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग हीट के बावजूद भी नहीं करती हैं। उन्हें काफी लंबे समय तक वो स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी वो तब मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। तो ये है मामला। और कुछ तो ऐसी हैं चाहे तुम जितने लंबे समय तक हीट वीट प्रोवाइड कर दो वो नहीं फॉर्म वो जो है मेटलिक ऑक्साइड बनाती। जैसे गोल्ड है सिल्वर है प्लेटिनम है वो मेटलिक ऑक्साइड ही नहीं बनाते। ठीक है। तो याद रखना है ये चीज भी आपको। लगातार चीजों को रिवाइज करते रहो। ठीक है। ऐसा होता है बच्चों कि अभी आपकी चल रही है क्लास। क्लास में आप क्या कर रहे हैं अपना सिलेबस कर रहे हैं है ना। डेफिनेटली सिलेबस कर रहे हो आप लोग क्लास के अंदर। अभी तो ये पहला पड़ाव है पहला चरण है केवल पहला स्टेप स्टेप है। अब सिलेबस के बाद आपको रिवीजन करना होता है। आप लोग खुद रिवीजन करते हैं वरना तो हम लोग भी अगले दिन क्लास में कुछ कुछ चीजों का रिवीजन करा देते हैं जैसे अभी करा दिया। सुनोगे तो ध्यान से हो जाएगा कुछ तो क्लैरिटी आएगी। और फिर हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं। प्रैक्टिस सेट करवाते हैं यूट्यूब पर। तो अगर मान लो समझिए इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अगर मान लो यहां पर आपका समझ में इवन मैं मानता हूं बिल्कुल केस ले रहा हूं मैं मिनिमाइज करके बिल्कुल बहुत ही छोटा करके केस में ले रहा हूं। केवल यहां पर आपको 30% समझ में आया सिलेबस को पढ़ते दो समय। तो जब आप रिवीजन करेंगे घर पर जाकर के तो आप उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे है ना। 2 बार 3 बार 4 बार जैसे जैसे रिवीजन बढ़ता चलेगा हो सकता है 50% 60% या हो सकता है 70% तक समझ में आ जाए। 50 तो आ ही जाएगा वरना मिनिमम लिमिट 50 है मैक्सिमम लिमिट 70% तक हो सकता है समझ में आ जाए। और रहा बची जो कसर है उसे हम प्रैक्टिस सेट में पूरी कर देते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम ले जाते हैं तुम्हें 99.99% चीजें वहां पर आपकी एकदम क्लैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। क्योंकि देखो पहली बार में चीजों से एक स्टूडेंट खुद को अवगत कराता है खुद को एक्सपोज करता है चीजों के प्रति जानता है चीजों के बारे में है ना। जैसे आपने कल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में एक पॉइंट पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। अब आपकी हो सकता है बहुत सारे लोगों की 100% समझ में आ गया हो लेकिन मैं पंक्ति में खड़े हुए सबसे पिछले बच्चे की बात कर रहा हूं जिसे सबसे कम समझ में आया होगा उसे भी 30% तो पल्ले पड़ा ही होगा। अब जब वो रिवीजन उसने घर किया होगा तो वो बढ़ करके 40% हो गया होगा या 35% हो गया होगा 30 से तो बढ़ ही गया होगा ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसी रिवीजन को उसी चीज का रिवीजन वो आज फिर करेगा
घर पे जाकर के कल वाली क्लास का भी रिवीजन करेगा आज, फिर वीक के एंड में शनिवार रविवार को फिर से रिवाइज करेगा। तो ऐसे करके उसका रिवीजन कई बार जब हो जाएगा तो वो 60-70% तक अपना ले जाएगा, वो चीज समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी 60-70% तक। और जो 20-30% चीज रह गई जो समझ में नहीं आई, वो जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी आ रहा है ठीक है प्रैक्टिस सेट में क्लियर हो ही जाएगा, नहीं। जब यहां पर ताकत लगाओगे, यहां पर पूरी ताकत लगाओगे, तो यहां पर इस परिणाम तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें बच्चों होता यह है अक्सर कि जो बच्चा है वो यहीं अपना दम तोड़ देता है ना। ज्यादातर बच्चा यहीं पर अपना दम तोड़ के चला जाता है कि सर नहीं हो पाएगा हमसे, या सिर सर के ऊपर थोप देगा या कोचिंग के ऊपर थोप देगा, जो भी है एक्स वाई जेड, कि हमसे नहीं हो पाएगा या टीचर से नहीं हो पा रहा या कोचिंग से नहीं हो पा रहा, जो भी चीज है वट एवर, है ना। तुम जानते ही हो कि भाई अगर तुम्हें किसी के ऊपर कुछ थोपना ही है तो आप किसी के ऊपर भी थोप सकते हैं, एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं ब्लेम का बाहरीकरण, किसी दूसरे ऊपर ब्लेम, किसी दूसरे के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है उसका ना हो पाने का कारण किसी और के ऊपर थोप देना, इसे बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ ब्लेम। ठीक है, तो दूसरे के ऊपर थोप देगा कि नहीं, है ना, तो यही छोड़ के चला जाएगा। तो उसकी तो प्रक्रिया यहीं पर रुक गई मेरे भाई, वो यहीं पर रुक गया, वो यहां से आगे ही नहीं जाएगा। लेकिन जो जिसकी समझ में मान लीजिए नहीं भी आया लेकिन लगा रहा किसी तरह, 30% समझा, रिवीजन किया, फिर 10% ऐड कर लिया, अगले दिन फिर सुबह को रिवीजन किया, अगले दिन फिर शाम को रिवीजन किया, उससे अगले दिन फिर रिवीजन कर डाला, वीकेंड में फिर रिवीजन कर डाला, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो एक एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा, या जिसने नहीं पढ़ी है साइंस 11-12 में, जिसने नहीं पढ़ी है साइंस 10th में, 9-10th में, वो भी कहीं ना कहीं हद तक रिकवर कर ले जाएगा, इस लिमिट को कहीं ना कहीं अचीव कर लेगा, पूरी तरीके से समझ जाएगा चीजों को। लेकिन उसे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसे लगातार अपनी पढ़ाई करते रहनी होगी, उसे बीच में क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये है मामला पूरा। तो थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि कल की क्लास में मैंने कुछ बच्चों के कमेंट देखे थे, बच्चे यही कह रहे थे कि सर हमें जो है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज एक बार में आ जाए। अब सोचो, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें ही तो हैं जो आप एक बार में समझ सकते हो सकता है आप कि रामायण महाभारत या कोई मूवी देख करके समझ जाते होगे, या कोई स्टोरी होती होगी बहुत बेसिक सी साधारण सी, उसे सुन करके एक बार में ही वो याद तुम्हें हो जाती होगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर चीज तुम्हें एक ही बार में याद हो जाएगी। ऐसा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो आप खुद से? जब हमने भी पढ़ी थी तो एक बार में थोड़ी हुई थी, बहुत बार पढ़ना पड़ा था, लगातार पढ़ते रहना पड़ा था, लगातार कई कई बार, और फिर भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। फिर इधर से पढ़ी, उस किताब से पढ़ी, 10 किताब ली, एक चैप्टर कहीं ना कहीं कि इस किताब में ये चैप्टर बढ़िया है, ये इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर दूसरी किताब ली कि भाई वो चैप्टर उस किताब में बढ़िया है, किसी ने बता दिया, किसी ने और ने बता दिया कि भाई इसमें जो है यही केवल चैप्टर बढ़िया है, ये वाला चैप्टर इसमें बढ़िया नहीं है और लेनी पड़ेगी, तो और ली। ऐसे करके अलग अलग किताबों से अलग अलग चीजें खरीदी, और उन सबका निचोड़ में तुम्हें 2 चैप्टरों में दे रहा हूं। तो थोड़ी सी मेहनत। अब देखो, अगर मैं बात करूं, सोडियम है। अब सोडियम आपको पहली बार सुन रहे हो तुम सोडियम, तो भाई पहली बार अगर सोडियम ही सुन रहे हो तुम्हें चीजें टफ तो लगेंगी ही, लेकिन अगर तुम उसमें एफर्ट पुट कर दोगे, उसमें तुम अगर अपना पूरा प्रयास डाल दोगे उसको समझने के लिए, तो समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है बस। हर स्टूडेंट की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सबकी कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हद तक डिपेंड करती है कि तुम्हारा 10th लेवल तक या 11-12 लेवल तक क्या सीन रहा है, कैसे पढ़े लिखे हो तुम। और उसमें तुम्हारी भी नहीं, स्कूल की और माँ बाप की थोड़ी सी ये होती है। भाई माँ बाप तो जानते ही नहीं है, बेसिक बात ये है, बहुत नॉलेज नहीं होती ज़्यादातर गाँव में जो माता पिता होते हैं। तो स्कूल वालों की या स्कूल में जो शिक्षकों ने पढ़ाया है उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल कई बार हो जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना, जिनकी समझ में कम आ रहा है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनकी में आ रहा है वो तो मजे में है, उन्हें तो दिक्कत ही कोई नहीं है, वो तो सोच रहे होंगे कि क्या सर कह रहे हैं, हमें तो कुछ भी इसमें नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही लग रहा है ना। हम्म। हाँ,
ठीक है, काहे की सिंपल ट्रिक चाहिए तुम्हें शशि कुमार? ट्रिक व्रिक नहीं यूज करता मैं, ट्रिक व्रिक यूज ही नहीं करता मैं भाई, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक क्यों क्यों करनी है यूज? चलिए, तो जब हम लास्ट में कल क्लास में बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे भाई किसके बारे में? हम लोग डेफिनेटली बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, विद वाटर, यानी जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जल के साथ धातु किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्या बनता है, देखिए। हाँ कल बता दिया था ना इतना तो मैंने, पर चलो समझ लो। देखिए ये मेटल है कोई, मान लीजिए मेटल लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो दो चीजें बन सकती हैं, डिपेंड करता है क्या बनेगा। या तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी धात्विक हाइड्रोक्साइड हो तो बनेगा भाई धात्विक धातु ऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये पूरा का पूरा क्या है, चार्ट है। अब सारी की सारी जो आगे मैं आपको चार कंडीशंस बताने वाला हूं कि कौन सी धातु किस किस परिस्थिति में, किस कंडीशन के अंदर जल के साथ रिएक्ट करती है, अब वो सारी की सारी जो कंडीशंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है बच्चे, चलिए इनको मैं कर ही देता हूं, ये है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है, बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे, फिर करते हैं इसकी कंडीशंस के बाद बारे में बात। देखो पहली कंडीशन, some metals, some metals, some metals react with, या ऐसे लिखो विगरसली, विगरस का मतलब जानते हो, या वायलेंटली, वायलेंटली बड़ी तेजी के साथ, बहुत हिंसक रूप से, ठीक है, विगरसली रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, कुछ धातुएं बहुत तेजी से जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, लिखो कोल्ड वाटर। कुछ धातु, लिखिए कुछ धातु ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करती हैं, पानी के साथ भी तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, बहुत ठंडे पानी के साथ, एकदम आइसी कोल्ड वाटर के साथ, आइसी कोल्ड, ऐसा पानी जो बिल्कुल बर्फ अभी जस्ट पिघलने से बना है, बर्फ के जस्ट पिघलने से बना है, तुरंत ग्लेशियर पिघला पानी बना, उस पानी के साथ भी कुछ धातुएं क्रिया कर जाती हैं, सोचिए। और वो धातु हैं, देखिए सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम की अगर हम बात करें तो ये जल के साथ रिएक्शन करती है, और जल के ही साथ करती है, वाष्प के साथ तो करती ही है, और जल के साथ रिएक्शन करने पर ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन कर रही है। और साथ में मेरे बच्चे आप कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो इधर भी लिख ही लो भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने नहीं लिखा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है।
और ये बहुत ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करती है। अब ये चूंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और हाइड्रोजन के बारे में आपको एक चीज पता होगी कि ये हाईली कंबस्टिबल गैस है ना, हाईली कंबस्टिबल, इनफ्लेमेबल भी आप बोल सकते हैं इसको, गैस, यानी उच्च ज्वलनशील गैस है ये, ज्वलनशील गैस, उच्च ज्वलनशील गैस है। और इस उच्च ज्वलनशील गैस की अगर मैं बात करूं तो ये क्यों है ज्वलनशील गैस, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू सभी ईंधनों से ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है सभी ईंधनों से, कैलोरी मान जो है सभी ईंधनों में सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू में हम जांच करते हैं कि 1 ग्राम, किसी ईंधन के 1 ग्राम को जलाने पर कितने कैलोरी प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने कैलोरी ऊर्जा जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा होती है, किसकी, हाइड्रोजन की। तो अब ऐसे में बच्चों इसका पता कैसे चला कि ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे में जब जहां पर ये टेस्ट किया गया, जहां पर सोडियम को पानी में डाला गया, जिस परख नलिया जिस भी पात्र में डाला गया, तो वहां पर हुआ ये कि उसके पास जब माचिस की तिल्ली को ले जाया गया तो माचिस की तिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं पॉप साउंड करके बंद हुई, बुझ गई, पॉप साउंड किया। और पॉप साउंड यहां पर इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन में अपनी कोई तो गंध होती नहीं है। तो पॉप साउंड ने ये चीज इंडिकेट की कि भाई इस रिएक्शन में पक्का हाइड्रोजन गैस है। वहां से बेसिकली केमिस्ट को पता चला कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी निकलती है। ठीक है, चलो, लैग हो रहा है, वीडियो रुक रहा है, लैग हो रहा है। सौरभ, अमन, आकाश, ठीक है, और सतीश, 4 लोग बोल रहे हैं तो झूठ नहीं है। बता देना जब ठीक हो जाए, ठीक है, तभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है ना, अब तो चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। वीडियो रुक रही है, रुक रही है, क्लियर है सर, लैग हो रहा है, क्लियर है। अरे भाई, कुछ तो कह रहे हैं ठीक है, कुछ कह रहे हैं रुक रहा है। अब ठीक होगा, अब ठीक है ना, बीच बीच में होता है, चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में होने दो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बच्चों, जब इस जहां पर ये रिएक्शन की गई, मान लीजिए जिस भी पात्र में की गई, उस पात्र के नजदीक जब माचिस की तिल्ली को ले जाया गया जला करके, तो उसने पॉप साउंड किया, पॉप, पॉप साउंड। पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है। ठीक है, पोटेशियम का भी लिख लो भाई। पोटेशियम जब हाइड्रोजन जल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होगा ही, ये रिएक्शन भी बहुत वायलेंट होती है, बड़ी तेजी के साथ होती है ये, और इतनी तेजी के साथ होती है कि जैसे ही आप सोडियम और पोटेशियम को जल में डालोगे तो उनमें आग लग जाती है बच्चों। उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है तो आग लगने लगेगी। तो इसी वजह से आप देखते हैं, आपने कल देखा कि सोडियम पोटेशियम अगर हम उनके खुले में छोड़ दें, हवा में छोड़ दें, तो वो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है, आप जानते हैं हवा में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसके साथ रिएक्ट करके जलने लगते हैं। तो किसी ने कहा पानी में रख के देखते हैं, पानी में रख के देखा तो भी जलने लगते हैं। तो इसी वजह से इन दोनों को, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, और इसी वजह से इन दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि केरोसिन ऑयल में जो है ये सुरक्षित रहते हैं, बाकी कहीं सुरक्षित नहीं रहते। तो नोट डाउन नोट करके लिख लो, सोडियम कॉमा पोटेशियम को अत्यधिक अत्यधिक अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील होने के कारण होने के कारण होने के कारण केरोसिन ऑयल
केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, इसी के कारण पानी में आग लग जाती है भैया। H2 के कारण ज्वलनशील है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। दूसरा देखिए, कैल्शियम लिखो। कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट, इज लेस वायलेंट या लेस वीगर है ना। कैल्शियम भी लिख लीजिए। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ कर जाता है ये भी रिएक्शन, लेकिन उतनी तेजी से नहीं करता कि आग ही लग जाए। अब देखोगे कि इसमें उसको डालोगे ना कैल्शियम को पानी में, तो धुआं तो निकलता है लेकिन आग नहीं लगती है। ठीक है, कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, परंतु ये अभिक्रिया, परंतु ये अभिक्रिया कम तेजी से होती है। उतनी तेजी से नहीं होती, उतनी विगरसली नहीं होती, उतनी वायलेंट नहीं होती। ठीक है, कम तेजी से होती है। तो अब बताओ, कैल्शियम है, कैल्शियम भी जल के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, लिक्विड जल के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्यों बना? क्योंकि ये वाटर की कौन सी कंडीशन होगी? लिक्विड कंडीशन होगी। ठीक है, कौन सी होगी? लिक्विड। यहां पर इस वजह से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों नहीं बना? क्योंकि भाई यहां पर ये लिक्विड कंडीशन, अगर गैसीय अवस्था होती, जलवाष्प होती, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता डेफिनेटली। इसको नोट डाउन आप लोग कर लें एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट बॉइलिंग वाटर। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, है ना, करेगी ही नहीं भैया ठंडे पानी के साथ, है ना। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट बॉइलिंग वाटर एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, लेकिन कब करती है? जब ये एकदम गर्म पानी के साथ, उबलते हुए खौलते हुए पानी के साथ रिएक्ट करेगी तब। तो मैग्नीशियम है एक तरफ, दूसरी तरफ वाटर है, वो भी एकदम हाई टेम्परेचर वाला। ठीक है लेकिन वाटर ही, तो क्या बनेगा यहां पर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी? तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिखो चौथा पॉइंट। सम मेटल्स, सम मेटल्स रिएक्ट्स, सम मेटल्स लिखो, सम मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम reacts with reacts with reacts with water vapor, water vapor and produce correspondent corresponding corresponding oxides and hydrogen। लिख समझो, है ना। लिखिए, लोहे, कॉमा एल्यूमिनियम,
लोहे कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा जिंक जैसी धातु, जिंक जैसी धातु, जिंक जैसी धातु जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। लिखिए संगत धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखो भाई, तो सबसे पहले आयरन है, आयरन देखिए, आयरन ने रिएक्शन किया जल के किस फॉर्म के साथ, पहली बात तो ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ये जल वाष्प के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, किसके साथ, जल वाष्प के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा भैया, आयरन का ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस बनेगी। सेम देखिए, एल्यूमिनियम भी जल के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक भी जल के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन जल की कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। क्या बनाएगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ये क्या बनाएगा, ZnO, ZnO प्लस H2 गैस। ठीक है, लिखो इनको, कहाँ हिंदी से लिखा तो हुआ हिंदी में, अच्छा ये नहीं लिखा, ओ भाई सॉरी, एक लाइन नहीं लिखी केवल। ठीक है, माफ कर दो भाई माफी मांगू, घर पर आके मांगू माफी है भाई शिवांशु, एक लाइन केवल अंग्रेजी में चली गई गलती से, तो कमेंट में आतंक काट दिया तुम लोगों ने, क्यों भाई। अब तो ठीक है, अब तो कोई लैग वैग नहीं है क्लास में, अब तो नहीं है ना। जलवाष्प के साथ ही करेंगे ये, जल की वाष्प अवस्था के साथ। ठीक है, लिखा हुआ है जलवाष्प के साथ अपक्रिया, क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनकी अपक्रियाशीलता कम है। अपक्रियाशीलता के बारे में ही आज बात होगी पहले। ठीक है, अब देखो हो गया इतना रिएक्शन। कुछ धातु ऐसी होंगी जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है ना, कॉपर है, ये सब धातुएं रिएक्शन ही नहीं करेंगी। सोचिए, ये सब धातु तो जलवाष्प के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, और तीसरा जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु अम्लों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है। देखिए भैया, धातु अम्लों के साथ क्या बनाएगी, लिखिए, धातु अम्ल के साथ, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, है ना, अभिक्रिया करके धात्विक लवण, क्या है, धात्विक लवण, यानी
मेटेलिक सॉल्ट। ठीक है, क्या होगा? मेटेलिक सॉल्ट। क्या होगा भैया? मेटेलिक सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती हैं? धात्विक लवण यानी मेटेलिक साल्ट तथा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी, लिखिए इसको भी एक आप इक्वेशन के माध्यम से, एक इक्वेशन के माध्यम से इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए। मेटल मेटल जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, और वो एसिड, याद रखना, वो एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब आप जानते ही हो, तनु। तनु अम्ल, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उनकी ताकत के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर। एक होते हैं डाइल्यूट एसिड्स और एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स, यानी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो अम्ल जो है वो तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। सांद्र अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? मेटेलिक साल्ट, मेटेलिक साल्ट जमा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी यहां पर भी। ठीक है, यानी धात्विक लवण, धात्विक लवण। ठीक है, और इसको कर लो आप एक किसमें बंद? एक डब्बे में बंद। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो इसको, फिर मैं करवाता हूं आपको। रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे भाई, लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज का ही नंबर है। उसे याद करने के लिए स्पेशल टाइम भी दूंगा मैं तुम्हें कल तक का, क्योंकि यहां से आगे चीजें जो है डिपेंड करेंगी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, है ना। कहाँ से क्वेश्चन करें सर, कहाँ से क्वेश्चन करें? तो क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं तो आप कर सकते हो भाई, अपनी 9th-10th की किताब तुम्हारे पास हो वहां से कर लो, या कोई और तो किताब तुम्हारे पास हो जनरल कंपटीशन की, उस किताब से 2 ही चैप्टर कर लो, मेटल नॉन मेटल, कार्बन और इसके यौगिक, बस। दीपक भाई ऐसे बात नहीं होती है हमारी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मेरे साइड में ही खड़े होंगे। कई कई दिन हो जाते हैं हमें मिले हुए भाई। चलिए, हाँ बायोलॉजी आएगी भाई, आएगी। देखिए, लिखिए अब रिएक्शन ऑफ मेटल, लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल, उसी का पार्ट है ये, इसी का ए पार्ट है ये, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया देखिए भाई, मेटल जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगी तो मेटेलिक क्लोराइड बनेगा, प्लस में H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, MCl मतलब मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो यहां पर होगा ये भैया, जैसे अब ये Na है सोडियम, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो बन जाएगा NaCl प्लस H2। ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन ये HCl कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए भैया? तनु होना चाहिए, तनु HCl।
जैसे Mg है मैग्नीशियम, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनेगा और प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे Zn है जिंक एक धातु, और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चलो कर लो इसको नोट, जरा कर लीजिए भैया नोट। भाई मैंने तो उन वो किताबें पढ़ी नहीं है पता नहीं कब से, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमारे लिए एकदम से बेसिक सी हैं, तो इसमें हम आपका सिलेबस देखते हैं और दिमाग में ही प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद आपको हम तैयार कर देते हैं इस काबिल कि आप क्वेश्चंस को कर पाएं। ये है मामला पूरा हमारा। हमें जरूरत थोड़ी पड़ती है, ऐसा थोड़ी है कि हमें भी जरूरत पड़ेगी, पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें किताब का नाम पता नहीं है बच्चे। ठीक है, ये भी ज्वलनशील होगी भाई। चलिए दूसरा देखिए, ये अंग्रेजी में हाँ हिंदी में है। रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। हमने ली एक धातु, मान लीजिए हम ले रहे हैं Zn को, ठीक है, Zn, और इसकी अभिक्रिया हमने कराई H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट है, मेटल का है तो मेटेलिक सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 एक अम्ल ही है अपने आप में। ठीक है, वो भी क्या है, एक अम्ल ही है भाई। ठीक है जी, चलिए आज क्लास बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है क्या, ऐसा है कुछ? आज कुछ ज्यादा ही बफर हो रही है क्लास, क्यों भाई बच्चों, कुछ ज्यादा बफरिंग है क्या आज क्लास में? ठीक है, सर आर्मी टेक्निकल के लिए और कितना पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, आर्मी टेक्निकल का भाई आर्मी टेक्निकल वाले टीचर बताएंगे, ठीक है, और मैं कैसे बता सकता हूं वो चीज। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रियाशीलता सारणी। अभिक्रियाशीलता सारणी, अभिक्रियाशीलता सारणी है क्या? इसमें मेटल्स को, है ना, मेटल्स को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार, उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, इन दिस सीरीज, इन दिस सीरीज metals are 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 located
है ना, इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो धातुओं को लिखिए इस सारणी में, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता, उनकी रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया। ठीक है, उनकी अभिक्रियाशीलता के कैसे क्रम में, घटते क्रम में। तो देखिए किस तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले एक धातु है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये कैसा क्रम है धातुओं का, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। यानी कि आप देखेंगे कि पोटेशियम की यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो घटती चली जाएगी है। सोडियम की पोटेशियम से कम होगी रिएक्टिविटी, कैल्शियम की सोडियम से भी कम होगी, मैग्नीशियम की कैल्शियम से भी कम होगी, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम हो जाएगी, जिंक की एल्यूमिनियम से भी कम हो जाएगी, और आयरन की जिंक से भी कम है, और लेड की आयरन से कम है। इस तरीके से घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगी प्लेटिनम। इस अभिक्रियाशीलता सारणी में लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होगी वो होगी प्लेटिनम। ठीक है, और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, यानी पोटेशियम से और इधर की तरफ आएंगे, जब आप, है ना, किधर की तरफ, प्लेटिनम की तरफ आएंगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी अभिक्रियाशीलता घटेगी। ऊपर से नीचे आने पर आप याद रखें, मैं यहां पर जगह जगह तीर बना देता हूं। अभिक्रियाशीलता क्या होगी भैया, घटेगी। ठीक है, यह है पूरा मामला। तो इतना ही रहने देते हैं बस आज के लिए तो। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे अब कल, यहां से आगे की बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा इस सीरीज को याद करके आना, रट करके ही आना है। ये एक चीज जिसकी मैं आपसे कहूंगा कि रट लेना। ठीक है, बढ़िया रहोगे। इसको 50 बार अभी पढ़ो, क्लास खत्म होने के बाद 50 बार फिर पढ़ना, 50 बार फिर रात को पढ़ना, और फिर सुबह को उठ करके, है ना, ऐसे नहीं पढ़ना होता है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, नहीं, कोई ट्रिक बना करके याद करो। या तो आप ऐसे पढ़ो, सबसे पहले पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, है ना, भूल गए तो फिर आंख खोल करके देख लो हल्की सी, है ना। इस तरीके से आपको ये करना होता है याद। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, है ना, ये ऐसे सब नहीं। तो थोड़ा सा है तो ट्रिक बनाओ, या तो मैं कल को बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, याद है मेरे को हालांकि। ठीक है, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, सुन लिया क्या, चलो ठीक है ना। मिलते हैं फिर आपसे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अच्छे से। इसमें इतने ही एलिमेंट्स लिए जाते हैं क्या, नहीं, एलिमेंट्स तो इसमें और भी बहुत सारे लिए जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है वो ये सब है, है ना। ऐसे तो इसमें निकल भी होता है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपके लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। और इसमें रिलेटिवली भी याद, रिलेटिव पोजीशन जो आप देखते हो ना, वो देखते हो इसकी हाइड्रोजन की, वो देखते हो आप हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन से ऊपर के जो हैं आप कहोगे ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। ऐसे करके आपको इन्हें याद करना होगा। तो यहां से आगे की बातचीत, अब ये जो अभिक्रियाशीलता सारणी है ये किसके आधार पर बनाई गई है, ये सारी चीजों के बारे में जो बातचीत है हम लोग करेंगे कल की क्लास में।
ठीक है, क्या आधार इसका रहा, कौन सी धातु कैसे ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चले कैसे रिएक्टिव ज्यादा है ना, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए थे। जैसे सोडियम पोटेशियम का मैंने बताया कि भाई ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रूम टेम्परेचर पर के साथ ही रिएक्ट कर जाती हैं, ज़्यादा हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं, ठंडे पानी के साथ ही कर जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। मैग्नीज कैल्शियम के साथ मैंने कहा कि भाई कर तो ठंडे पानी की ही साथ जाती है रिएक्ट, लेकिन लेस वायलेंट होती है, तो मतलब ये कम रिएक्ट होगी सोडियम पोटेशियम के मुकाबले में। इस तरीके से अभिक्रिया कर करके टेस्ट कर करके ओहो ये नीचे है, ये कम रिएक्टिव है इनसे भी, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे करके ये अभिक्रियाशीलता सारणी बनाई गई। और इसका एक बेसिक आधार ये है बेसिकली कि जो धातु जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है और त्याग करके धनायन बना देती है, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उतना ही ज्यादा धात्विक होगी, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि रिएक्टिव होगी वो मेटल। ठीक है, ये होता है इस तरीके से मामला। जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते में नखरे करती है, आसानी से नहीं त्याग पाती है, त्याग देती है लेकिन, एक मिनट, तो वो जो है कहीं ना कहीं कम रिएक्टिव होती है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कब? कल, है ना। तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछली क्लास को भी रिवीजन करिएगा। आज की क्लास को तो रिवीजन करना ही है, ठीक है। तो आप ऐसे लेकर के चलना है आपको कि हर दिन आपको उस दिन की क्लास तो रिवाइज करनी ही है, उससे पहले दिन की क्लास भी रिवाइज करनी है, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उससे पहले की क्लास भी रिवाइज करनी चाहिए तो वो भी कर लेनी चाहिए। अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। काम तुम पर पढ़ने का ही होगा ज्यादातर लोगों के पास, क्योंकि तुम अभी 12वीं किए होगे, तो घर वालों को कोई दबाव होगा नहीं, है ना। ज्यादातर मतलब 99% लोग, तो पढ़ लो भाई ढंग से, नौकरी ले लो, एक नौकरी ले लेना, फिर चेंज कर लेना नौकरी, क्या दिक्कत है। पहला स्टेप तो रखो कम से कम। इसी में फेल हो गए, मुंह के बल गिर रहे हैं, तो और भी नहीं मिलेगी फिर कुछ, फिर वैसे दिमाग खराब रहेगा कि ये भी नहीं निकल पाया, है ना। तो इसे निकालो ढंग से।